नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पॉइंटर अकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं जो मेनली हम बात करेंगे आज वो ये है कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री के जो सेगमेंट है हम उसको किस प्रकार से कंप्लीट करने वाले हैं, वो चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में अगर आप कोई लोग नेट जेआरएफ का दे रहे हैं पेपर इस बार जो दिसंबर वाला, तो उसके लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी और बाकी आरएएस वाले जो है लोग, उनको ये क्लासेस देखनी चाहिए क्योंकि उनका एक रिपीट हो जाएगा, पूरा ही रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो आज हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यानी कि सोर्सेज कौन-कौन से जो हिस्ट्री में हम यूज़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। अलेक्जेंडर कनिंघम जिनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का उन्हें है वो जनक कहा जाता है। जी, जिन्होंने सांची सारनाथ और तक्षशिला का उत्खनन कार्य किया और 1870 में उन्हें जो निदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया गया। पुरातत्व विभाग में उन्हें निदेशक के पद पर है वो नियुक्त कर दिया गया। जेम्स प्रिंसेप के बारे में अगर हम बात करें तो जेम्स प्रिंसेप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अशोक के अभिलेख जो कि ब्राह्मी लिपि में थे और ब्राह्मी लिपि पहले पढ़ी नहीं जाती थी, क्योंकि उस लिपि का ज्ञान किसी को नहीं था और इससे पहले फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में लेके जाते, मेरठ और टोपरा के जो अभिलेख थे, उनको दिल्ली में ले जाके उन्हें पढ़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस कोशिश में असफल हो जाते हैं। उसके बाद में जब अंग्रेज़ों का काल आया, तो अंग्रेज़ों के समय जेम्स प्रिंसेप हुए, जो कि एक पुरातत्वविद थे और उन्होंने मतलब अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि की सा जो ब्राह्मी लिपि में थे, उन्हें पढ़ा। अब उन्होंने कैसे पढ़ा और पहले क्यों नहीं पढ़ी गई, तो उसका एक रीज़न था, क्योंकि अशोक के कुछ अभिलेख है, वो हमें यूनानी लिपि में मिलते हैं, कुछ अरामाइक में और कुछ खरोष्टी में मिलते हैं। यानी कि अशोक के जो अभिलेख है, वो में हमें मिलते हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी लिपि में मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। लेकिन जब यूनानी शासकों की कोई सिक्के उठाए गए, तो उन सिक्कों पर एक तरफ ब्राह्मी लिपि और एक तरफ यूनानी लिपि में लेख लिखे हुए थे। तो उनसे जो मतलब सिंबल्स है, जो चिन्ह हैं यूनानी लिपि के, उनको डिकोड किया गया और डिकोड करके उनको उनकी सहायता से ब्राह्मी लिपि है उनको पढ़ा गया। इसी प्रकार ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप है वो सफल हो गए 1837 ईस्वी में। यानी कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति या फिर जो अशोक के अभिलेख है उनको पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? जेम्स प्रिंसेप। आगे हम बात करते हैं, एक अभिलेख हमारे सामने आता है बोगज़-कोई का अभिलेख। बोगज़-कोई का अभिलेख, बोगज़-कोई का अभिलेख जो हमें मध्य एशिया से मिलता है और जिसमें 4 वैदिक युग के देवताओं के नाम मिलते हैं। इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं और नासत्य हैं। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य है। और वैदिक जो काल है, ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में इससे से सहायता हमें मिलती है। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डी.आर. भंडारकर, एक हिस्टोरियन हुए जिनका नाम है डी.आर. भंडारकर, जिन्होंने जो अशोक के जो अभिलेख उपलब्ध हैं, उनकी सहायता से अशोक की हिस्ट्री बताने का प्रयास किया है। अशोक के उपलब्ध अभिलेखों की सहायता से अशोक की हिस्ट्री बताने का है वो प्रयास किया है। अशोक के अभिलेख जैसा कि मैंने आपको बताया ब्राह्मी लिपि में है, मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में है। बाकी जो उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में जो अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं, वो है यूनानी, खरोष्टी और अरामाइक लिपि में या अरामाइक लिपि में, ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं कि अशोक के कौन से अभिलेख हैं जिनसे हमें मतलब अशोक के नाम है वो देखने को मिलते हैं। बाकी अभिलेखों में अशोक की एक उपाधि देखने को मिलती है देवानाम प्रियदर्शी के नाम से। एक उपाधि है देवानाम प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी। लेकिन 4 अभिलेख ऐसे हैं 4 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक का जो मतलब नाम देखने को मिलता है। वो कौन-कौन से हैं? तो एक है मास्की, गुजरा, निट्टूर और उदयगोलम। मास्की, गुजरा, निट्टूर और उदयगोलम। अब जो मैं ये आपको ये सब बता रहा हूँ, ये नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम पर या फिर मैं अपलोड कर दूँगा जो हमारा एक ऑप्शन होता है यूट्यूब पर आई थिंक पोस्ट के नाम से होता है वो। मुझे भी ज़्यादा पता नहीं यूट्यूब का, पोस्ट के नाम से होता है, मैं उस पर अपलोड कर दूँगा और टेलीग्राम पर पीडीएफ है वो मैं अपलोड करवा दूँगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं। हमने जैसे कि पढ़ा कि मास्की, गुजरा, निट्टूर और उदयगोलम, जिसमें अशोक का नाम लिखा हुआ मिलता है और बाकी जो भी अभिलेख उनमें मिलती है देवानाम प्रियदर्शी के नाम से उपाधि। आगे हम बात करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने अशोक के 2 अभिलेख मेरठ और टोपरा उनको दिल्ली ले गया और उन्हें पढ़वाने की कोशिश की और उसमें रह गया असफल रह गया, ठीक है? आगे बात करते हैं कुछ अभिलेखों की। कुछ अभिलेख लेके आया हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोर्सेज़ में हम पढ़ने वाले कुछ अभिलेख, स्तंभ, ताम्रपत्र और सिक्कों के बारे में। यही तो होते हैं सोर्सेज़ हिस्ट्री में। इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें होती है, तो जैसे बुक्स हो जाती है, फिर जो भी कोई ग्रंथ है, तो ये सब चीज़ें होती है ना, तो साहित्य में बेसिकली। तो हिस्ट्री में ये सब होते हैं सोर्सेज। आगे हम बात करते हैं अभिलेखों में, तो अभिलेख कौन-कौन से? एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो लिखवाया गया शासक खारवेल के द्वारा।
हम बात करेंगे अभिलेख और उनके शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख जो लिखवाया गया शासक खारवेल के द्वारा, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो लिखवाया गया रुद्रदामन के द्वारा, नासिक अभिलेख जो लिखवाया गया गौतमी बलश्री के द्वारा और प्रयाग स्तंभ लेख जो लिखवाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के द्वारा, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख जो है रुद्रदामन के द्वारा, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के द्वारा, गौतमी बलश्री के द्वारा नासिक। ठीक है? नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के द्वारा। और उसके बाद में प्रयाग स्तंभ लेख तो समुद्रगुप्त के द्वारा, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अभिलेख और भी है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ऐहोल अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा, भीतरी स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा, मंदसौर यशोधर्मन के द्वारा, मंदसौर जो अभिलेख है वो लिखवाया गया यशोधर्मन के द्वारा और बांसखेड़ा अभिलेख वो लिखवाया गया हर्षवर्धन के द्वारा। आगे हम बात करते हैं एक अभिलेखों का कालक्रम कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन हुआ, उसके बाद में और उसके बाद में और उसके बाद में कौन से अभिलेख आए। तो सबसे प्राचीन अभिलेख हमारे पास जो उपलब्ध है वो है बोगजकोई अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख। उसके बाद में आता है बेहिस्तून, उसके बाद में आता है पर्सिपोलिस और उसके बाद में आता है नक्शे रुस्तम। बोगजकोई, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम, बोगजकोई, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम, ये सब अभिलेख है वो देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं एक अभिलेख लिखवाया गया गरुड़ स्तंभ लेख के नाम से, गरुड़ स्तंभ लेख जो कि विदिशा या फिर बेसनगर में है, विदिशा या फिर बेसनगर में है। उसको लिखवाने वाला व्यक्ति जिसका नाम है हेलियोडोरस, जो कि यवन के जो शासक थे उनका राजदूत बन के आया था भारत में, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस के द्वारा एक अभिलेख लिखवाया गया विदिशा या फिर बेसनगर में जिसका नाम है गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है? आगे हम बात करते हैं अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सिक्के, प्राचीन जो सिक्के थे वो तांबे के, चांदी के, सोने के और शीशे के बनते थे। इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सिक्कों में एक सिक्का आता है पंचमार्क सिक्के या फिर आहत सिक्के, जिनको ठप्पा मार के बनाया जाता था। ठप्पा मार के कैसे बनाते थे? तो उसमें मतलब जैसे आज हम देखते हैं कोई भी मोहर लगाते हैं तो वो उसी प्रकार से सिक्कों को भी ठप्पा मार के बनाया जाता था, जिसमें पेड़ है, मछली है, सांड है, हाथी है और अर्धचंद्र की आकृति होती थी। और 5वीं सदी ईसा पूर्व से पहले के जो सिक्के होते थे वो थे पंच महार या फिर आहत सिक्के, पंचमार का सिक्के या फिर आहत सिक्के। सर्वाधिक सिक्के किसके काल में आए? तो मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के हैं वो जारी किए गए थे। सातवाहन ने कौन से सिक्के, जो सातवाहन शासक है उन्होंने कौन से सिक्के जारी किए? चांदी के, सोने के, तांबे के या फिर शीशे के? तो याद रखना है सातवाहन स से आता है और उन्होंने शीशे के चांदी, शीशे के जो है सिक्के जारी किए थे। सातवाहन शासकों ने शीशा धातु के सिक्के जारी किए। गुप्त शासकों ने, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने। लेकिन सर्वाधिक सिक्के ऑल ओवर जो अगर सोने, चांदी, तांबा या फिर शीशा के देखें ऑल ओवर में सर्वाधिक सिक्के तो वो थे, सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल वाले थे, मौर्योत्तर काल में जारी किए गए। सातवाहन शासकों ने शीशा धातु के जो सिक्के थे वो जारी किए और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी, लेकिन शुद्ध सोने के यानी कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं थी। शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो वो थे कुषाण शासक। आगे हम बात कर लेते हैं कि सिक्कों पर रिटन में कोई भी लेख लिखना, कोई भी लैंग्वेज में, जैसे मैंने बताया यूनानी जो सिक्के थे उन पर एक तरफ ब्राह्मी लिपि में और एक तरफ यूनानी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ होता था। तो क्या कौन से शासक थे जिन्होंने मतलब सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी किए थे? इससे पहले क्या होता था? इससे पहले एक मतलब चिन्ह बनाए होते थे जो मतलब हाथी का, पेड़ का या फिर किसी मछली का, अर्धचंद्र का, ऐसे कोई भी मतलब आकृतियां होती थी। ठीक है? लेकिन लेख युक्त जिस पर जो तिथि है वो लिखी होती हो या फिर शासक का नाम है वो लिखा हुआ होता हो, तो लेख युक्त सिक्के जारी करने वाले व्यक्ति थे यूनानी शासक थे। यूनानी शासक जो थे वो उन्होंने लेख युक्त सिक्के हैं वो जारी किए थे। आगे देख लेते हैं सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। आगे हमारा टॉपिक आ जाता है वेद का, कि वेद क्या थे? वेद है वो विद शब्द जो है संस्कृत की धातु आता है, संस्कृत का धातु है विद, उससे बना हुआ होता है जिसका अर्थ होता है जानना। संकलन करता वेदों का अगर हम बात करें तो वेदों की रचना या फिर संकलन करता, रचना नहीं की गई है वेदों की, वेदों की जो अगर रचना अगर हम बात करें तो वो देव कृत माने जाते हैं, अपौरुषीय माने जाते हैं, यानी कि किसी भी पुरुष के द्वारा उसकी रचना नहीं, यानी कि मतलब मानव के द्वारा रचना नहीं करके वो देवकृत है, यानी कि देव के द्वारा, देवों के द्वारा उसकी, देवताओं के द्वारा उसकी है वो रचना की गई है। तो इसका संकलन करने वाले व्यक्ति कौन था? तो कृष्ण देवपायन वेद व्यास के नाम से, कृष्ण देवपायन वेद व्यास के नाम से इसके संकलन करता। वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों की संख्या 4 है। ठीक है? ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो काल रहा उसमें ऋग्वेद का काल रहा। ठीक है? और इसके बाद में जो तीनों ही आते हैं वेद, यजुर्वेद, सामवेद और
अथर्ववेद ये आते हैं उधर उत्तर वैदिक काल में। अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक तो रहा है ऋग्वैदिक काल, और बाकी के यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वो आते हैं अपने उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद में 10 मंडल देखने को मिलते हैं और 1028 सूक्त देखने को मिलते हैं और 10,462 मंत्र देखने को मिलते हैं। 10 है वो मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 है वो मंत्र है। आगे हम बात करते हैं जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, यानी कि ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण होता है, उसे क्या कहते हैं? जो पुरोहित हम बैठाते हैं, जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होत्री। होत्री। आपको नोट्स है वो मिल जाएंगे, आप उसमें आराम से देख सकते हैं कैसा कौन-सा शब्द किस प्रकार से उच्चारण होता है, ठीक है? किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप लोग इधर देख ले, थोड़ा-सा इनको चीज़ों को सुन ले। बाकी चीज़ें वो आपको मिल जाएगी, तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं ना? तो ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं उन्हें कहते हैं होत्री, और पहला और जो 10वां ऋग्वेद है, पहला और 10वां मंडल है ऋग्वेद का, वो जोड़े गए थे सबसे अंतिम में, और 2 से जो 7 तक मंडल हैं उन्हें कहते हैं परिवार मंडल या फिर वंश मंडल, परिवार मंडल या फिर वंश मंडल। जिसमें जो दूसरा मंडल है उसकी रचना करने वाले थे गृत्समत, तीसरा मंडल है उसकी रचना करने वाले थे विश्वामित्र, चौथे मंडल की रचना की गई थी वामदेव के द्वारा, 5वें मंडल की रचना की गई थी अत्रि के द्वारा, ये सब ऋषियों के नाम है। अत्रि के द्वारा छठे मंडल मंडल की रचना की गई थी भारद्वाज के द्वारा, और 7वें मंडल की रचना की गई थी वशिष्ठ के द्वारा। जी हाँ, मैंने जैसा कि बताया कि ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उन्हें कहते हैं होत्री, और ऋग्वेद का जो पहला मंडल और 10वां मंडल है उन्हें सबसे अंतिम में जोड़ा गया, और जो दूसरा से लेकर 7वें मंडल तक जो मंडल होते हैं उन्हें कहते हैं परिवार मंडल या फिर वंश मंडल। जिसमें दूसरा मंडल है उसकी रचना करने वाले व्यक्ति का नाम या ऋषि का नाम था गृत्समत, तीसरा मंडल जिस विश्वामित्र के द्वारा रचना की गई, चौथे मंडल वामदेव के द्वारा, 5वां अत्रि के द्वारा, छठा भारद्वाज के द्वारा और 7वां वशिष्ठ के द्वारा। ऋग्वेद ऋग्वेद में 3 देवता थे, वो थे मुख्य अग्नि, सोम और इंद्र। अग्नि, सोम और इंद्र जो कि मुख्य देवता थे। अग्नि जो कि मध्यस्थता का कार्य करते थे, भगवान और जो मनुष्य है उनके बीच में मध्यस्थता का कार्य करते थे, और आज भी अग्नि का कार्य है वो है मध्यस्थता का ही है। सोम सोम जो कि एक पौधा है, जो कि मतलब मुंजवत पर्वत जिसका निवास स्थान बताया गया है, जो आज का हिमालय पर्वत है वही, जो सोम का निवास स्थान बताया गया है, आज का जो हिमालय है वही। और इंद्र हैं युद्ध के देवता। तीसरा मंडल, अगर हम बात करें तीसरे मंडल की, तो तीसरे मंडल में हमें देखने को मिलता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, और तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र के द्वारा। विश्वामित्र के द्वारा तीसरे मंडल की रचना की गई थी, और इसमें हमें देखने को मिलता है गायत्री मंत्र। ठीक है, और गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, 7वां मंडल। अब हम बात करते हैं 7वां मंडल। 7वां मंडल है वो वरुण देवता को समर्पित है, और अश्वमेध यज्ञ की जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसकी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है, और अश्वमेध का जो यज्ञ होता था उसकी जानकारी हमें देखने को, या उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है 7वें मंडल में। आगे हम बात कर लें 9वां मंडल। 9वां मंडल है वो जिसमें मतलब सोम का उल्लेख किया गया है। सोम का निवास स्थान इसमें बताया गया है मुंजवत पर्वत है, जो कि आज का हिमालय है, मुंजवत पर्वत। सोम का उल्लेख 9वें मंडल में। आगे हम बात करते हैं 10वां मंडल। तो 10वें मंडल में चातुर्वर्ण्य समाज, यानी कि जो 4 वर्ण है समाज के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में कहाँ पे बताया गया है? ऋग्वेद में क्या बताया गया था? तो हाँ, ऋग्वेद में भी या फिर ऋग्वेदिक काल में भी मतलब 4 वर्ण हुआ करते थे, लेकिन वो जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थे, इतना ध्यान रखना है। एक अगर आपको देख दिया जाए, ऋग्वेदिक काल में 4 वर्ण थे तो थे, याद रखना 4 वर्ण थे, लेकिन जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थे। आगे हम बात कर लेते हैं 10वां मंडल। 10वें मंडल में चातुर्वर्ण्य समाज व्याख्या की गई है, उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद ऋग्वेद के जो बहुत सारी बातें हैं वो ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से मिलती हैं। ऋग्वेद की बहुत सारी बातें हैं वो ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से हैं वो मिलती है। एक ईरानी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है जिसका नाम है जैन अवस्था, जैन अवस्था। ठीक है, तो ऋग्वेद की बहुत सारी बातें हैं उससे मिलती हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके क्या-क्या नाम है? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों को आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ, एक वर्ड बताता हूँ, एक, एक, ए और क। ठीक है, एक वर्ड, यानी कि ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, ये बता सकता है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों को। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में अगर हम देखें तो ऋग्वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, ऐसा एकमात्र ऐसा मतलब वेद है जिसे मतलब यूनेस्को की विश्व मानव धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऋग्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसे यूनेस्को की विश्व मानव धरोहर सूची में है वो शामिल किया गया है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, क्योंकि
101 पेज की मेरे पास पीपीटी है, मैं उसको मतलब कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मतलब हमारा जो 1.1 यूनिट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है? 10वां मंडल, 10वें मंडल में जो विवाह सूक्त आता है, उसमें पूषण देवता के बारे में बताया गया है। जो विवाह सूक्त है, वो पूषण देवता को समर्पित है और विवाह सूक्त में ब्रह्म विवाह है, उसकी जो उल्लेख है, उसका उल्लेख है, वो हमें देखने को मिलता है। ब्रह्म विवाह जो कि सबसे पवित्र विवाह माना जाता है, ठीक है? ब्रह्म विवाह जो कि सबसे पवित्र विवाह माना जाता है, उसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो 10वें मंडल के विवाह सूक्त में, जो कि पूषण देवता को समर्पित है, ठीक है? यजुर्वेद में आ जाते हैं हम। यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। यजुर्वेद में जो कर्म कांड किए जाते थे, जो यज्ञ किए जाते थे, उनके जो नियम और विधान है, वो उनकी जानकारी मिलती है। तो यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं, कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद मुख्यतः 2 भागों में फैला, मतलब इसका 2 भाग थे, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद है, वो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है, वो ओनली पद्य में लिखा गया है। ठीक है? और इसकी शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं वाजस्नेयी संहिता, वाजस्नेयी संहिता, वाजस्नेयी संहिता। आगे हम बात करते हैं, जो यजुर्वेद है, उसके जो पुरोहित होते हैं, उनसे उनसे क्या कहते हैं? तो अदर्व्यू कहते हैं। यजुर्वेद के जो पुरोहित है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो अदर्व्यू कहा जाता है। और यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उनके नाम आपको याद रखने हैं 7, यानी कि 7। 7 को हिंदी में लिखते हैं 7, तो 7 से याद रखना है शतपथ और तैत्तिरीय, शतपथ और तैत्तिरीय। ठीक है? तो 1 7 5 6, 1 7 5 6 ऐसे आए, आपको याद रखने के लिए ईज़ी होगा। मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊँगा लिखित में, तो आपको याद रहेंगे। आगे हम देखते हैं कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो हमने देखे शतपथ और तैत्तिरीय, शतपथ और तैत्तिरीय। आगे हम बात करते हैं यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ। अब मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि हम यजुर्वेद में तो उपनिषद है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने ऋग्वेद में उपनिषद नहीं पढ़े। तो उपनिषदों की जो रचना है, वो उत्तर वैदिक काल में की गई थी, और ऋग्वैदिक काल में उपनिषदों की रचना नहीं की गई थी। ठीक है? तो ऋग्वैदिक काल में एकमात्र जो वेद आता है, वो होता है ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में तीनों वेद आते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तीनों आते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो जो यजुर्वेद है, उसके उपनिषद ग्रंथ कौन-कौन से? तो है कठोपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी। कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रायणी, ये है ऋग्वेद यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ। सामवेद के बारे में, साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है गान। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद, भारतीय संगीत का जनक है सामवेद, और सामवेद से ही भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं, वो लिए गए हैं। सामवेद से भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है? और सामवेद का जो पुरोहित होता है, उसे कहते हैं उद्गाता। ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ मैंने आपको बताया 1 7 5 6, 1 7 5 6। अब 5 6 किसके होंगे? सामवेद के। 1 हमने पढ़ा ऋग्वेद में, 7 हमने पढ़े यजुर्वेद में, और 5 और 6 पढ़ेंगे पंचविश और षड्विश। पंचविश और षड्विश याद रखना, पंचविश और षड्विश। ठीक है? ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे हम बात करते हैं उपनिषद। उपनिषदों में अगर हम बात करें, तो छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय, छांदोग्य और जैमिनीय, छांदोग्य और जैमिनीय उपनिषद किसके हैं? तो ये है सामवेद के। आगे बात कर लेते हैं, वेद त्रयी किसे कहते हैं? वेद त्रयी का अर्थ होता है 3 वेदों का समूह। वेद त्रयी का अर्थ होता है 3 वेदों का समूह। इसमें कौन-कौन से वेद आते हैं? जब चूँकि वेदों की संख्या 4 है, तो वेद त्रयी में कौन-कौन से 3 वेद आएँगे? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं, वो आते हैं वेद त्रयी में, जबकि अथर्ववेद में को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अथर्ववेद को है, वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में जो अथर्ववेद की जो रचना है, 2 ऋषियों के द्वारा की गई, जिनका नाम था अथर्व और अंगिरस। अथर्व और अंगिरस 2 अलग-अलग ऋषि थे, उनके द्वारा इसकी रचना की गई, इसलिए इसको कहते हैं अथर्वा अंगिरस, अथर्वा अंगिरस। ठीक है? जिसका पुरोहित होता है ब्रह्मा। ऋग्वेद जो अथर्ववेद है, उसका पुरोहित का नाम होता है ब्रह्मा। अथर्ववेद, अथर्ववेद में कौन-कौन से ज्ञान हमें देखने को मिलती है, कौन-कौन सी बातें? तो ब्रह्म ज्ञान की बातें हो हमें देखने को मिलती हैं। धर्म, समाज निष्ठा, औषधि यानी कि चिकित्सा के बारे में, रोग निवारण के बारे में इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलती है। जादू टोना या फिर तंत्र मंत्र की जानकारी है, वो भी अथर्ववेद में है, वो मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद की कौन सा है? तो वो है एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपथ। गोपथ याद रखना है, गोपथ। उपनिषद कौन-कौन से? तो मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य उपनिषद कौन-कौन से किसके हैं? तो अथर्ववेद के हैं। मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य उपनिषद है, वो है अथर्ववेद के। सत्यमेव जयते वाक्य है, वो कौन से उपनिषद में देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते वाक्य है, वो हमें देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद में सभा और समिति,
प्राचीन काल में 2 संस्थाएँ हुआ करती थी, सभा और समिति। उसको अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियाँ किसे कहा गया है? तो सभा और समिति को कहा गया है। या फिर सभा और समिति को कौन से वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है, अथर्ववेद, ठीक है? अथर्ववेद में। आगे हम देख लेते हैं उपवेद। उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन-सा? यजुर्वेद का कौन-सा, सामवेद का कौन-सा और अथर्ववेद का उपवेद कौन-सा? उपवेद। तो ऋग्वेद का जो कि सबसे पुराना है, तो आप देख लो चिकित्सा में भी सबसे पुरानी पद्धति आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। आगे बात कर लेते हैं संहिता। संहिता क्या होती है? तो वैदिक मंत्रों का जो संग्रह होता है, जो एक मतलब कलेक्शन होता है, उसे कहते हैं संहिता। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ एक टेबल के फॉर्मेट में देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ बताए, ऐतरेय और कौशितकी। 1 से ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के 2 बताए थे 7, शतपथ और तैत्तिरीय, शतपथ और तैत्तिरीय। और सामवेद के 2 बताए थे 5 और 6, पंचविश और षड्विश, पंचविश और षड्विश। और अथर्ववेद के मैंने 1 बताया था, गोपथ। आगे देख लेते हैं वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? या फिर ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और वेदांग वाला जो पोर्शन है हम कल आगे जो नेक्स्ट वीडियो आगे का है उसमें हम देखते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अपलोड करना थोड़ा इजी रह जाता है। शॉर्ट वीडियोस देखने में इजी रहते हैं और अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। जो 3 मिनट का रिवीजन सेशन है उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करिए। राजस्थान हिस्ट्री का जो 3 मिनट का रिवीजन सेशन है वो हमने चालू कर दिया है। वो और एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है हमारी, आप लोग उस पे जाके देख सकते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है? जो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी 3-3 मिनट की। अगर आपको टाइम मिले, मान लो आधा घंटा, घंटा मिल जाए, तो उस पूरी प्लेलिस्ट को आप सुनिए। और उसमें तो मैंने लिखित में भी दे रखे हैं। हो सकता है उसको मैं आगे उसी प्रकार कंटिन्यू करूँ या फिर इसी रूप में कंटिन्यू करूँ, वो हम देख लेंगे किस प्रकार से किया जाएगा। लेकिन मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं खुद का भी रिवीजन करूँ और आपका भी रिवीजन कराऊँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है? टीचिंग एक अलग सेगमेंट है, टीचर बनना एक अलग बात होती है, वो मेरा मेन मोटिव नहीं है, ठीक है? तो टीचर ना तो मैं टीचर्स को कभी कम्पीट करने वाला हूँ और ना ही मैं उन सामर्थ्य अभी मेरे को कि मैं उन सब चीज़ों के लिए मैं रिसर्च करूँ। क्योंकि टीचर बनने के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी होती है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो लाने होते हैं, देखने होते हैं, वो सब चीज़ें करनी होती है। इतना टाइम नहीं है सर मेरे पास। तो हम बात वही करेंगे जो फैक्ट मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। एग्ज़ाम में बात उसकी पूछी जा सके उनके बारे में। इससे ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को हम ज़्यादा ना तो बात करेंगे, ना ही हम लेके आएँगे, ठीक है? नोट्स है वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दिए जाएँगे, जो मेरे शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने बनाए हैं, वो आप सबको प्रोवाइड करा दिए जाएँगे टेलीग्राम पर, ठीक है? आगे बने रहिए पॉइंटर अकेडमी के साथ इसी प्लेटफ़ॉर्म पर और 3 मिनट का जो मैंने आपको बताया रिवीजन सेशन है, उसे ज़रूर अटेंड करिए। वो आता है शॉर्ट्स के फॉर्मेट में, जो शायद आपको बेल आइकन अगर आपका बजे या नहीं बजे तो आप उसको देख लेना, आपको नोटिफ़िकेशन आता है या नहीं आता है। तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, यूट्यूब के बारे में नॉलेज कम है और ना ही मेरा अभी नॉलेज लेने का कोई ऐसा अभी इच्छा है, ठीक है? तो मेरा जो मेन मोटिव है वो मेरा खुद का मेन मोटिव रहेगा और इसके साथ-साथ मैं आप चीज़ों को रिवाइज़ करवाता रहूँगा, जो ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो और मेरे लिए भी आसान हो जाएगी। धन्यवाद, बने रहिए पॉइंटर अकेडमी के साथ।